हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है गाइस। क्लास 7th की एनसीईआरटी चल रही है, इससे पहले क्लास 6th की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है सभी, तो आप उसको जरूर देखते रहिएगा। एक लाइन से सीरियल वाइज इसको देखते रहिएगा, जिससे कि सारी वीडियोस आप देख लें और जितना भी कंटेंट है क्लास 6 की एनसीईआरटी, फिर क्लास 7 की एनसीईआरटी, और इस तरह से फिर क्लास 8 की, ऐसे करते करते हम क्लास 12 तक जाएंगे और सभी चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी ज्योग्राफी में जो आपकी छूट जाए। तो बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ साथ आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, और अब साथ में जो पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी निकली है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू जो टेस्ट प्रैक्टिस ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहे। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर, तो आज आगे से देखते हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने ये पढ़ लिया था कि सुनामी क्या होती है, कि एक जापानीज़ वर्ड है, जापान की भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, यानी कि बंदरगाहें की जो जो बंदरगाह की जो वेव्स होती हैं, क्योंकि उसको नुकसान पहुंचा देती है, इसलिए उसका नाम सुनामी रखा गया। तो सुनामी देख लेते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से देखते हैं सुनामी से। तो सुनामी या हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। अब देखिए, जो इंडियन ओशन में 2004 में 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई, वो क्यों आई? क्योंकि वहाँ पे जो भूकंप आया, एक ज़मीन के अंदर, धरती के नीचे, समुद्र में एक भूकंप आया सुमात्रा की बाउंड्री पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9। बहुत ही भयानक एक भूकंप आया 9 रिएक्टर स्केल पे। रिएक्टर स्केल की अगर इंटेंसिटी 9 है, तो आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का ये भूकंप आया, जिसके वजह से धरती की जो अंदर की प्लेट थी बहुत ज़्यादा हिल गई। उसके वजह से मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक प्लेट इस तरह से जा रही है और दूसरी प्लेट इस तरह से है और ये टकराएंगी, तो ये एक डिप्रेशन बन जाएगा। अगर यहाँ पे समुद्र का पानी है, तो समुद्र का पानी क्या होगा, अब इस खाली जगह को भरने के लिए ये समुद्र का पानी भर जाएगा। तो इसके वजह से सतह पे, यानी कि यहाँ पे जो कोस्टल, अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे बीच है, तो बीच से पानी क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा और इसमें भर जाएगा। और जब ये प्लेट वापस से सही होगी, वापस से खिसकेगी कुछ टाइम बाद, तो ये सारा पानी वापस से आगे की तरफ आएगा। और जब आगे आता है, तो ये इतनी तेज़ स्पीड से आता है कि ये बहुत ऊंची ऊंची 15-15 मीटर ऊंची या 150-150 मीटर ऊंची लहरों में कन्वर्ट हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वॉज 9 ऑन द रिएक्टर स्केल एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जो भारतीय प्लेट थी, जो बर्मा की प्लेट थी, म्यांमार की प्लेट थी, वो उसके अंडर गया। देर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, और उसकी वजह से जो समुद्र का तल है, सी फ्लोर है, वो बहुत तेज़ी से मूव करता है, कॉजिंग द अर्थक्वेक, और इसकी वजह से ही अर्थक्वेक आ जाता है। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाई अबाउट 10 to 20 मीटर्स, और इसकी वजह से जो ओशन का फ्लोर था वो 10 से 20 मीटर डिस्प्लेस हो गया, एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया कि वो यहाँ से इस तरह से डाउनवर्डली डायरेक्शन में टिल्ट हो गया। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल इन द गैप, और बहुत सारा समुद्र का पानी इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे गया। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा पानी जो कोस्ट लाइन थी, यानी कि समुद्री सीमा थी, समुद्री रेखा थी, या समुद्री तट था, तो वहाँ से बहुत सारा पानी पीछे चला गया। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास पुश्ड रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन, और फिर वापस से वो कोस्ट लाइन की तरफ आता है। तो इस दौरान सुनामी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली, यानी कि जो आपका जिस स्पीड पे एक एरोप्लेन उड़ता है, उस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे, या लगभग उसी स्पीड पे वो पानी जो है वापस आता है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। और इसकी वजह से भारतीय या हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में कुछ आइलैंड्स तो ऐसे थे जो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए, वो पता ही नहीं चला कि वो पहले वहाँ पे आइलैंड हुआ भी करते थे। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। पहले अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सबसे दक्षिणी छोर हुआ करता था उसको हम इंदिरा पॉइंट बोला करते थे, और वो बताता था कि ये भारत का सबसे दक्षिणी तट है या सबसे दक्षिणी छोर है। लेकिन वो सुनामी आने के बाद, 2004 की सुनामी आने के बाद और आज तक भी अगर हम देखें तो वो कम्प्लीटली पानी के अंदर डूबा हुआ है। एज द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टूवर्ड्स द अंडमान आइलैंड्स श्रीलंका, जो वेव की लेंथ है वो डिक्रीज होती रही विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द वाटर। तो जैसे जैसे जो सुनामी की वेव्स हैं वो धरती के पास आई तो जो वेव थी, वेव की लेंथ कम होने लगी क्योंकि पानी की जो गहराई थी वो भी कम होने लगी। द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700-900 पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर्स। तो जो ट्रैवल की स्पीड थी सुनामी वेव्स की वो 700 से लेकिन 900 किलोमीटर प्रति घंटा जो पहले हुआ करती थी उससे कम होकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे पे आ गई। सुनामी वेव्स ट्रैवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर्स। तो सुनामी की जो वेव्स हैं वो 3 किलोमीटर की डेप्थ तक ट्रैवल करती हैं फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल। 10,000 से ज़्यादा लोगों को इस टाइम पे उनकी मृत्यु हुई थी। एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेज, और कई लाख घर जो हैं उस टाइम पे तबाह हो गए थे। भारत में जो वर्स्ट इसका अफेक्ट हुआ वो कहाँ पे हुआ? सिंपल सी बात है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ा होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुनामी के बारे में हम कुछ एडवांस में नोटिस दे सकते हैं, जैसे कि हम अर्थक्वेक के बारे में नहीं दे सकते थे। अर्थक्वेक के बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि अर्थक्वेक के बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ सुनामी के बारे में हम एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 3 घंटे का नोटिस पीरियड हम दे सकते हैं। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन। बट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये चीज़ें पैसिफिक ओशन में थी, क्योंकि जापान वगैरह पैसिफिक ओशन को टच करते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनामी आती हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। तो इस वजह से उन लोगों ने तो ये इसको इस्टेब्लिशमेंट कर रखा था, लेकिन भारत या हिंद महासागर के आसपास ये जो टेक्नोलॉजी थी ये नहीं लगाई गई थी, जिससे कि उस टाइम पे ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, और ये उस टाइम पे प्रेडिक्ट हम कर भी नहीं पाए थे। सुनामीज़ आर रेयर इन द इंडियन ओशन। सिंपल सी बात है, उस टाइम पे सुनामीज़ इतना ज़्यादा नहीं थी इंडियन ओशन में, तो एक रेयर इवेंट होता था कि चलो हो गई तो हो गई, वरना इतना ज़्यादा एक ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो आपको बहुत आसानी से इंडियन ओशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि सुनामी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो पैसिफिक ओशन में ज़्यादा चलता है। तो सुनामीज़ आर रेयर इन द इंडियन ओशन एज द सीस्मिक एक्टिविटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू दी पैसिफिक। पहला इंडिकेशन ये था कि सुनामीज़ अप्रोचिंग इज़ द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर। सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि सुनामी आने वाली है? अगर आपके समुद्र के तट पे से पानी बहुत तेज़ी से पीछे चला जाए, एकदम से पीछे पानी रिसीड हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि सुनामी आने वाली है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पीछे जाने के बजाय बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं ये देखने के लिए कि ये क्या मिरेकल हुआ है, यानी क्या ये अद्भुत जो नज़ारा होता है उस टाइम पे कि आपको समुद्र का तट या समुद्र का जो तल है वो दिखने लगता है और पानी बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो वहाँ से भागना चाहिए वो उससे पीछे भागने जाए और तट पे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके वजह से कैजुअलिटीज़ या कि जो लोगों की मृत्यु होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर लोग वहाँ पे खड़े होने की जगह अगर वहाँ से भाग निकलें, क्योंकि उनको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ऐसा होने जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि पानी थोड़ी ही देर में वापस आएगा और बहुत तेज़ गति से आएगा और हम कुछ भी यहाँ पे लोग बच नहीं पाएंगे। तो द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग इज़ द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर। कि पहला इंडिकेशन क्या है कि सुनामी आने वाली है, वो ये है कि अगर तट पे से तुरंत पानी चला जाता है, पीछे चला जाता है, तो आप समझ लीजिए कि विड्रॉल हो रहा है पानी का, यानी सुनामी आने वाली है। फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव, क्योंकि जैसे वो पीछे जाएगा उसके बाद में एक वो विनाशकारी लहर की तरह सामने आएगा। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। अब यहाँ पे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि लोग ऊंची जगहों पे भागने के बजाय उस जगह पे खड़े होकर ये देखते हैं कि ये क्या मिरेकल हुआ है, यानी कि क्या एक आप कह सकते हैं क्या ये जादू हुआ है या अद्भुत नज़ारा है, ये कुछ भी आप कह सकते हैं उसको, वो देखने के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं। और इसी की वजह से जो क्यूरियस ऑन लुकर्स हैं, यानी कि जो वहाँ पे देख रहे होते हैं, वो सुनामी की वेव्स की वजह से मारे जाते हैं।
नेक्स्ट आता है टाइड्स की बात करें तो टाइड्स यानी कि जो रिदमिक राइज एंड फॉल है ओशन के पानी का एक दिन में 2 बार, उसको हम टाइड बोलते हैं। यानी कि टाइड का मतलब हुआ कि जो ज्वार और भाटा आती है, कभी ऊंची टाइड आती है और कभी नीची टाइड आती है, यानी कि पहले पानी हाई टाइड में आएगा और फिर पानी लो टाइड में आएगा, उसी को हम टाइड्स बोलते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। तो एक समय ऐसा आता है हर रोज़ कि जब पानी सबसे ज़्यादा ऊंचे लेवल पे होता है, तो पानी जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो यहाँ पे पानी जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है। और इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल। और लो टाइड के दौरान क्या होगा, यानी कि जब भाटा के दौरान क्या होगा कि जब पानी जो होगा वो अपने सबसे निम्न स्तर पर होगा। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि टाइड्स जो आते हैं समुद्र में, जो ज्वार और भाटा आता है, जो टाइड्स आती हैं वो क्यों आती हैं, तो उसके पीछे कारण है सूरज और चंद्रमा जो धरती के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, अपनी तरफ खींचता है, उसके वजह से, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में धरती पे पानी है, इस वजह से ये ज्वार और भाटा आता है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। यानी कि जो पानी मून के सामने होता है, यानी कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है, यानी कि चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो पानी खिंचता है और उसकी वजह से हाई टाइड आती है। और फुल मून के दौरान, फुल मून का मतलब होता है जिस टाइम पे चंद्रमा नहीं होता, और न्यू मून होता है जिस टाइम पे चंद्रमा होता है। यानी कि फुल मून यानी कि जिस टाइम पे चंद्रमा पूरा हुआ होता है, यानी फुल मून आपको दिखेगा तो वो पूर्णिमा है, फुल मून है। और न्यू मून का मतलब है जिस दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखेगा, यानी कि वो अमावस्या की रात है। तो ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं। देखिए यहाँ पे सन है, मान लेते हैं ये सन है और यहाँ पे अर्थ है। अब मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जिस टाइम पे मून यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में है, तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि सन की ग्रेविटेशन फोर्स भी यहाँ पे, अगर जो पानी होगा धरती पे, उस पानी को इधर खींचेगा, मून भी उस पानी को अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइड आएगी। और ये जो पैटर्न होता है जिसमें सन, मून, अर्थ एक लाइन में होता है, इसको हम बोलते हैं जिजगी। जिजगी उसको बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना है कि जिजगी इसको बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज सन, मून, अर्थ सेम लाइन में होते हैं, और इसी दौरान में जो टाइड्स होती हैं वो सबसे ऊंची होती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, अब लेकिन जब चंद्रमा फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगनली, और उसके वजह से क्या आता है, लो टाइड्स आती हैं। आप कुछ इस तरह से डायग्राम से देख सकते हैं कि अब देखिए जिस तरह से अगर यहाँ पे अर्थ है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पे चंद्रमा अगर इस तरह से 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे नीप टाइड आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ खास टाइड्स नहीं आएंगी, यानी कि लो टाइड रहेंगी। लेकिन अगर यही चंद्रमा, अगर आप देखेंगे कि या तो चंद्रमा धरती और सन के बीच में आ जाए, या चंद्रमा धरती के इधर आ जाए और सूरज इधर हो, तो यहाँ पे कैसी आएगी, यहाँ पे स्प्रिंग टाइड आएगी, यानी कि ज्वार वाली जो आएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टाइड आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि तो दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। नीप टाइड्स ये होती हैं कि हाई टाइड्स लेवल हेल्प इन नेविगेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हाई टाइड्स होती हैं वो नेविगेशन में हेल्प करती हैं, जहाज़ों को, जो बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं उनको भी शोर पे आने के लिए, यानी कि बंदरगाहों पे आने के लिए हेल्प करती हैं। क्योंकि जब भी जो बड़े बड़े शिप हैं वो वेट करते हैं कि जब ज्वार आएगा, यानी कि जब हाई टाइड आएगी, तब वो पानी के सहारे शोर तक पहुंच जाएंगे। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। और इसी वजह से हेल्प होती है शिप्स को कि वो हार्बर्स पे पहुंच जाएं। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, और जो हाई टाइड्स हैं वो फिशिंग में भी हेल्प करती हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिशेज जो हैं वो समुद्र के किनारे पे आ जाती हैं, यानी कि शोर पे आ जाती हैं जिस टाइम पे हाई टाइड होती है। दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। राइज और फॉल जो है पानी का ड्यू टू टाइड्स इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, जिसको हम टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जब पानी ऊपर उठता है, नीचे उठता है, नीचे जाता है, पीछे जाता है, तो इसकी वजह से एक एनर्जी की वजह से यहाँ पे एक एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को हमें बिजली में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है। एनर्जी का फॉर्म जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो टाइडल एनर्जी है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए।
नेक्स्ट आता है ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स का मतलब हो गया समुद्री धाराएं। अब देखिए जिस तरह से टाइड्स आती हैं इस तरह से पानी की एक बहुत बड़ी स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी धारा की मैं बात करूं, तो वो समुद्र में चलती रहती है। तो ये दो तरह की होती हैं, या तो गर्म होती है यानी कि ठंडी जल धाराएँ होती हैं, और एक गर्म जल धाराएँ होती हैं यानी कि कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं, और एक वार्म ओशन करंट्स होती हैं। और इन्हीं की वजह से पूरे विश्व में समुद्र के अंदर जो पानी का सर्कुलेशन है वो होता रहता है। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। तो जो ओशन करंट्स हैं यानी समुद्र में बहने वाली जो धाराएं हैं, ये पानी के स्ट्रीम्स हैं जो फ्लो करती रहती हैं कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस। ओशन की सरफेस पे, समुद्री सतह पे, इन डेफिनेट डायरेक्शंस, कुछ डायरेक्शन डेफिनेट होती है, सभी की अपनी अपनी डायरेक्शंस हैं सभी धाराओं की, तो वो उसी हिसाब से घूमती रहती है। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं या तो ये गर्म हो सकती हैं या ये ठंडी हो सकती हैं। इस तरह से कुछ समझ के चलिए कि अगर कोई महासागरीय धारा भूमध्य रेखा के पास से, इक्वेटर के पास से जा रही है तो वो गर्म होगी, और अगर वो पोल्स के पास से आ रही हैं, ध्रुवों के पास से आ रही है, तो वो ठंडी जल की धारा होगी। जनरली वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट होती है भूमध्य रेखा के पास, इक्वेटर के पास, और पोल्स की तरफ जाती हैं। और जो कोल्ड करंट्स हैं यानी कि ठंडी जो धाराएं हैं जल की, वो पोल से आती हैं या हायर लैटिट्यूड से आती हैं, यानी कि ऊंचे जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वहाँ से आती हैं, और ट्रॉपिक्स जो है वहाँ पे जाती हैं यानी कि लोअर लैटिट्यूड्स में जाती हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कि लेब्राडोर ओशन करंट है वो अपना में कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो अपना में वार्म करंट है, और ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। तो जहाँ पे जिस प्रकार का ओशन करंट बहता है, जिस प्रकार की महासागरीय धारा बहती है, वहाँ पर उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। इसको बहुत ही एक्सपीरियंस से और बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि कौन सी धारा जो है वो कहाँ बह रही है, उसका पूरा मैप से देखेंगे, मैप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। अब देखिए जहाँ पे गर्म पानी की धाराएं होंगी वहाँ पे जो तापमान होगा, टेम्परेचर जो होगा उसके आसपास की ज़मीन का, वो गर्म होगा, और वो गर्म होने से वहाँ पे बरसात भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जहाँ पे गर्म पानी की धाराएं होती हैं, क्योंकि गर्म पानी की धाराओं की वजह से गर्म पानी से वो गर्म पानी भाप में बन जाएगा। जब भाप बनेगा तो भाप बन के वो बारिश में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो जहाँ पे भी वार्म ओशन करंट बहती है वहाँ पे आप मान के चलिए वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट होती है वहाँ पे रेगिस्तान होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी गर्म जल की धाराएँ और ठंडी जल की धारा मिलती है आपस में, वहाँ पर एक तो पहली बात बहुत ज़्यादा फॉग होता है, वहाँ पे शिप चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि गर्म पानी की धारा और ठंडी जल की धारा मिलती हैं, तो वहाँ पे सबसे अच्छा होता है कि वहाँ पे मछली पकड़ना, क्योंकि मछलियों की जो संख्या है वो वहाँ पे बहुतायत में होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। सीज अराउंड जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। तो जापान के आसपास का जो समुद्र है और नॉर्थ अमेरिका के आसपास का जो समुद्र है वो इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी की धारा और ठंडे पानी की धारा मिल रही हैं। जो एरियाज वेयर अ वार्म और कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे फॉग होता है तो वहाँ पे शिप चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इसको आप देखिए, महासागरीय धारा को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा ओशनोग्राफी के अंदर एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है महासागरीय धाराओं का, वो आप समझ पाएंगे। अब देखिए इसको इस तरह से समझिए, अगर हम अटलांटिक ओशन से स्टार्ट करते हैं, अगर आप अटलांटिक महासागर की बात करें, अगर आप अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहाँ पे इक्वेटर है। इक्वेटर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एरो जा रहा है वो इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे एरो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये ऐसे ऊपर जाती है और धीरे धीरे यहाँ पे, क्योंकि ये गल्फ़ ऑफ गिनी है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ गिनी है, तो इसलिए ये जो पानी यहाँ से आ रहा है ये ऐसे जाता है, इसको हम बोलते हैं गल्फ़ स्ट्रीम। अब ये गल्फ़ स्ट्रीम है, ये पानी यहाँ से जाएगा, ये पानी यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जाके ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। तो जब ये पानी यहाँ से जा रहा है तब तो ये पानी गर्म है, और जब ऊपर से घूम के आएगा तो ये पानी ठंडा हो जाएगा। यानी कि ऊपर से आने वाली जो ये कैनरीज़ करंट है, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा जूम करें अगर आप देख पाएंगे तो ये जो कैनरीज़ करंट है ये अपने आप में ठंडी होती है और गल्फ़ स्ट्रीम जो है वो गर्म होती है। अगर आप नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात करें तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब ब्राज़ील के इस हिस्से से टकराएगी तो वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक इक्वेटोरियल करंट ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, जिसको हम ब्राज़ीलियन करंट बोलते हैं।
और ये नीचे से ब्राज़ीलियन करंट ये वापस से नीचे ऐसे चक्कर लगाएगी, तो ये पानी ऐसे घूमता रहेगा और ऊपर का पानी ऐसे घूमता रहेगा, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि लाल कलर से जो है गर्म पानी की धाराएं दिखा रखी हैं और नीले कलर से जो है ठंडी जल की धाराएं दिखा रखी हैं। तो कैनेडीज करंट ठंडे जल की धारा है तो नीले कलर से दिखाई है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल की धारा है तो ऑरेंज कलर से दिखाई है। फिर यहाँ पे ब्राज़ीलियन करंट है, नीचे से फॉकलैंड करंट आ रही है ठंडी, और फिर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। देखिए यहाँ से ये पश्चिम से हवा चल रही है या पानी चल रहा है, पानी बह रहा है हवा की वजह से, और ये अंटार्कटिका के पास है पानी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, पानी बहुत ठंडा होगा, तो ये होगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और यहाँ पे फिर अफ्रीका के सहारे जो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बेंगुएला करंट है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी ठंडे जल की धारा होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेगिस्तान होगा, और जहाँ पे गर्म पानी जल की धारा होगी वहाँ पे खूब ज़्यादा बरसात होगी। तो देखिए यहाँ पे गर्म जल की धारा है तो यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट मिलेगा, अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, वर्षावन है। और यहाँ पे ठंडी जल की धाराएं हैं तो यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेंगे, नामीब डेजर्ट मिलेगा आपको, कालाहारी डेजर्ट मिलेगा, ये सब आपको यहाँ पे ये सब आपको डेजर्ट्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है। बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ठंडे जल की धारा है। तो इस तरह से ये हुआ। फिर इस तरह से पैसिफिक ओशन में भी रहेगा कि यहाँ पे हम्बोल्ट करंट है और ये हम्बोल्ट करंट है, यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ये फिर ये इस तरह से घूम रहा है और ऊपर इस तरह से घूमेगा। लाइक वाइज पैसिफिक ओशन के बाद इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पे भी वो फिर इस तरह से चीज़ें घूमती रहती हैं। और यहाँ पे अगर हम वो बात करें कि कहाँ पे दो धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पे फॉगी वेदर होता है और फिशिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे जापान के पास आप देखेंगे नीचे से कुरोशियो करंट जा रही है जो कि गर्म है, ऊपर से ओयाशियो करंट आई है जो कि ठंडी है। तो कुरोशियो और ओयाशियो जब ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग रहता है, लेकिन यहाँ पे फिशिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अगर आप ये लैब्राडोर करंट देखेंगे तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जा रही है गर्म पानी की धारा, ऊपर से लैब्राडोर करंट आ रही है ठंडे जल की धारा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉग रहता है। और यहाँ लेकिन यहाँ पे फिशिंग करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ जो हैं आपको बहुतायत में मिल जाएंगी। सेम चीज़ें ये हिंदी में लिखी हुई हैं, ये हिंदी का मैप है, आप इसको भी एक बार जूम कर लीजिए, उसको देख लीजिएगा कि ये गल्फ स्ट्रीम है, लैब्राडोर धारा है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। और इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।